गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज इन मैग्नेटिज्म। जो हमारा टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, इसमें कुछ टर्म इंट्रोड्यूस मतलब बार बार यूज करेंगे, तो सबसे पहले वो टर्मिनोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। वैसे हम कुछ टर्म्स पहले भी डिक्टेट कर चुके हैं। तो सबसे पहले बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम बी से लिखते हैं, और इसी को बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, बता चुके हैं आपको। ठीक है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, वैसे फिर मैग्नेट फील्ड तो स्पेस अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर या मैग्नेट, जिसमें उसकी मैग्नेटिक इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हर पॉइंट के ऊपर जो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होती है बेटा। ठीक है, तो इसको भी हम डिफाइन कर चुके हैं बेटा। हमें हमें पता है कि जब कोई चार्ज बेटा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है इतनी लगती है बेटा, एफ इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, अगर किसी एंगल थीटा पे मूव कर रहा है। अगर बेटा क्यू वन है, यूनिट चार्ज है, वेलोसिटी यूनिट है, और साइन थीटा भी कितना वन है। थीटा वन कब होगा, जब बेटा 90 डिग्री, मतलब जिस इधर को बी है तो चार्ज कैसे मूव करना चाहिए बेटा, वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर चार्ज परपेंडिकुलरली मूव करना चाहिए। ठीक है, तो जब इसमें बेटा वैल्यू भरेंगे तो एफ इज इक्वल टू 1 × 1 बी इंटू साइन 90 कितना होगा 1, तो बी कितना आएगा बेटा एफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये चार्ज, कोई चार्ज मूव कर रहा है जो यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये डिफाइन हम पहले भी कर चुके हैं। पता लगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद यूनिट वेलोसिटी इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में बेटा हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, थोड़ा वो उसमें गॉस थ्योरम में बताया था कि जो सरफेस इंटीग्रल है उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो मतलब बी डॉट ए मतलब प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया का होता है बेटा। तो यहाँ से बी ए कॉस जीरो कॉस थीटा आएगा। अगर जो सरफेस है उसके ऊपर जो एरिया है, मतलब एरिया वेक्टर या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रही है, तो एरिया वेक्टर और इसके बीच में कितना डिग्री एंगल होगा, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे ये मान लो सरफेस एरिया है ऐसे, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इस डायरेक्शन, तो इस सरफेस के और एरिया वेक्टर भी कहाँ बनेगा बेटा, इधर कोई या ए वेक्टर और ए मैग्नेटिक फील्ड, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, 0 डिग्री। तो cos 0 1 होता है बेटा। तो बी कितना होता है 5, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है किसी पॉइंट के ऊपर, हम इसको बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे किसी पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट, तो इस पॉइंट के अराउंड एक यूनिट एरिया में से कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है। तो पता लगा, मैं यहाँ पहले भी बता चुके हैं बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इज आल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया या पासिंग क्रॉसिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट। ठीक है, एक यूनिट एरिया में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनको बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस बोलते हैं या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, जिसको बेटा हम एच से लिखते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है बेटा, ये क्या होती है, ये बताती है बेटा कि जो जब हम किसी मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिप्लेस करते हैं बेटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मटेरियल को कितना इजीली मैग्नेटाइज कर सकती है, कितने एक्सटेंट से किसी मटेरियल को क्या करती है मैग्नेटाइज करती है। जैसे ये मान लो सोलेनॉइड है या टोरॉइड ही है, जैसे ये मैंने कंसीडर किया टोरॉइड, इसमें किसी मटेरियल को रखा बेटा, हमें पता मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, ऐसे सर कैसे आती है, सर्कुलर्स में होती है यहाँ पर बिटवीन द टोरॉइड। तो जब इस किसी मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी टोरॉइड में, अब मैं क्या मान लो अंदर मटेरियल है पूरा का पूरा, इसके ऊपर ये वायर को क्या किया हुआ है, बॉन्ड किया हुआ है, तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी बेटा इनसाइड द टोरॉइड, म्यू एन आई। अगर मटेरियल नहीं होगा, वैक्यूम होगा, तो कितनी आती है बेटा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो उसको हम फिर बी को बी नॉट लिख लेंगे। ठीक है, मान लो अभी मटेरियल है, मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आएगी, हमने ये एक्सप्रेशन कर चुके हैं म्यू एन आई। अब बेटा कितनी मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये एन आई। एन आई मतलब नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई क्या होता है बेटा करंट। तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स। अब टोटल नंबर ऑफ एम्पेयर टर्न्स नहीं है ये, क्योंकि एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है बेटा, तो ये एम्पेयर टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो
जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और करंट ज्यादा होगा बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, यहाँ पर जो मटेरियल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो जो मटेरियल होगा वो उतना ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा बेटा। तो पता लग गया जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है वो क्या बताती है बेटा, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज ए मटेरियल, कि कितने डिग्री से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल को जो इसके अंदर होगा बेटा मैग्नेटाइज कर देती है। ठीक, तो जो ये म्यू एन आई को बेटा हम क्या लिखते थे, एच, म्यू एन आई एच, एच इज व्हाट एन आई। तो इस एच क्या है बेटा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलते हैं इसको हम। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा हम एच को, एच इज व्हाट नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ फ्लोइंग अराउंड द unit length of the toroidal solenoid to produce magnetic field B. Clear? तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स H may be defined as, कैसे डिफाइन करेंगे हम H को, Ni मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, तो नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स फ्लोइंग अराउंड ए यूनिट लेंथ ऑफ द टोरोइडल सोलेनोइड, एक यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स फ्लो करेंगे किसके, ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ टोरोइडल सोलेनोइड टू प्रोड्यूस कितनी मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड B इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। जितने ज्यादा बेटा नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर लेंथ होंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होगी और उतनी ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? अगर यहां पर वैक्यूम होगा तो इसी को क्या लिखना, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और एन आई को तो एच लिखते, तो बी नॉट कितना आएगा बेटा हमारे पास, म्यू नॉट इंटू एच, एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स मतलब नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स flowing around the unit length of toroidal solenoid to produce the magnetic field B या B नॉट। अगर वैक्यूम तो B नॉट, अगर मीडियम होगा में अंदर में कोई मटेरियल होगा तो B प्रोड्यूस करेगा, B इक्वल टू म्यू एच। क्लियर? और बेटा ध्यान देना ये H इक्वल टू Ni नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, I के यूनिट क्या होते हैं बेटा एम्पियर, लेकिन N तो बेटा नंबर ऑफ टर्न्स है, इसके कोई यूनिट, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो क्या आएंगे पर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर, यूनिट ऑफ एच मैग्नेटाइजिंग फोर्स एम्पियर पर मीटर। और बेटा इसके जो डायमेंशन आएंगे देखो एम्पियर के, एम्पियर मीटर पर मीटर लेंथ होती है तो लेंथ की पावर -1, बाकी कोई भी टर्म नहीं है तो m0 t0 लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपली आप l-1 इंटू a ये भी लिख सकते हैं, या ये m भी लिखना तो m की पावर 0 l-1 t0, मतलब m के डायमेंशन 0 है, टाइम के भी डायमेंशन 0 है, लेंथ के डायमेंशन -1 है, a के डायमेंशन 1 है। क्लियर हो गया बेटा? फिर नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है हमने पढ़ा एक मैग्नेटिक म्यू नॉट क्या था, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये वैक्यूम। अगर मीडियम होगा तो उसको म्यू से लिखते हैं, किससे लिखते हैं बेटा, म्यू से। तो जो म्यू है बेटा ये या म्यू नॉट है, ये इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या बताती है बेटा, ये एबिलिटी होती है किसी भी मटेरियल की टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। जैसे ये भी कोई मटेरियल, मान लो ये मटेरियल है, इसको किसी सोलेनोइड में रखा या टोरोइड में रखा तो, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता है इसमें क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो ये मटेरियल है ये कितनी एक्सटेंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से क्रॉस करवाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जो है इसके अंदर से कितनी क्रॉस करेंगी, ये इसकी जो एबिलिटी होगी। कोई मटेरियल ज्यादा अमाउंट से अपनी मतलब ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से क्रॉस करता है, कुछ मटेरियल्स बेटा मतलब एक्सपेल करते हैं, उन मैग्नेटिक लाइंस को अपने में से क्रॉस करने से रोकते हैं। ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक मटेरियल अपने में से क्रॉस कराएगा बेटा उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, जो कम करवाएगा उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कम होगी। क्लियर हो गया? म्यू नॉट हमें पता कितना होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और इसके यूनिट क्या होते हैं वो हम पहले भी बता चुके हैं, टेस्ला मीटर पर एम्पियर होते हैं। यहां से भी तो देखो बेटा, यहां से जब हमने ये देखिए मैग्नेटाइजिंग फोर्स, तो यहां से म्यू बी इक्वल टू म्यू एच, तो एच कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, या म्यू कितना आएगा बी अपॉन एच, यहां से निकालना है तो बी नॉट अपॉन एच, तो बी अपॉन एच आ जाएगा। बी इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मतलब रेशियो है टू द अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाइड। तो इसको मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं बेटा, इट इज अ रेशियो ऑफ मैग्नेट क्या है ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और इसको किस लिखते हैं म्यू से। और इसके यूनिट टेस्ला मीटर, यहां से भी देखो मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला होते हैं, और इसका भी बताया आपको एम्पियर पर मीटर, तो एम मीटर जब ऊपर जाएगा तो कितना आएगा टेस्ला मीटर, और एम्पियर ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और जो
अगर यहाँ पर ये मटेरियल नहीं है, कोई और वैक्यूम है, तो उसके लिए कितना आएगा ये म्यू नॉट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बी नॉट अपॉन एच। यूनिट वही रहेंगे टेस्ला मीटर पर एम्पियर, लेकिन ये जो वैल्यू आती है वो फिक्स वैल्यू आती है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब बेटा इसी में बेटा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पता लगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट। कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने में से वो पेनिट्रेट करवाता है या पास करवाता है। जितना ज्यादा करवाएगा अपने अंदर से पास करवाएगा उतना ज्यादा क्या होगा म्यू की वैल्यू होगी। और वैसे बेटा हम एक टर्म यूज करते हैं बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हम म्यू आर से लिखते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब रिलेट करते हैं, ये मटेरियल है बेटा, मान लो अभी मटेरियल में से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर है या पास कर रही है, तो मान लो वो बी है। अगर इस मटेरियल को रिप्लेस मतलब हटा देते हैं और अंदर वैक्यूम ही है, जैसे ये है मतलब वैक्यूम है, तो वैक्यूम से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं उसको क्या बोलते हैं म्यू बी नॉट। लेकिन जैसे उस मटेरियल जब मटेरियल रखा तो बी नॉट तो थी, लेकिन साथ में मटेरियल भी मैग्नेटाइज हुआ बेटा, तो उसके अंदर वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर, तो बी नॉट प्लस बी एम वो क्या रिप्रेजेंट करता है बी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। तो जो म्यू आर है बेटा ये रेशो है, जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है क्या है रेशो है किसका बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल। जैसे ये मटेरियल है इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेशो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन द मटेरियल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब इस मटेरियल को रिप्लेस कर दिया किस और क्या है यहाँ पर फिर वैक्यूम में, मान लो मटेरियल नहीं है वैक्यूम है, जैसे यहाँ पे वैक्यूम, तो सिर्फ बी नॉट ही आएगा बेटा। तो म्यू आर क्या होता है a ratio of the relative magnetic permeability of material may be defined या is defined as the number of magnetic field lines per unit area in that material to the number of magnetic field lines per unit area if the material is replaced by vacuum। अगर इस मटेरियल को रिप्लेस कर दिया वैक्यूम से तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको किससे लिखते हैं बी नॉट से। अगर मटेरियल लग दिया तो बी नॉट तो होगा, बोले साथ में ये मटेरियल भी मैग्नेटाइज हो जाएगा, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो इन दोनों का सम क्या आएगा बी। क्लियर। तो म्यू आर इन दोनों का रेशियो है बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इन दैट मटेरियल टू द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इफ दैट मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय वैक्यूम या इफ दैट मटेरियल इज एब्सेंट, मतलब वहां पर क्या है वैक्यूम है। तो और हमें पता है बी कितना है म्यू एन आई, अभी हमने देखा, और बी नॉट कितना है म्यू नॉट एन आई। क्लियर। एन आई से एन आई क्या हो जाएगा कैंसिल, जैसे ये नंबर ऑफ टर्म्स वही इसी पर मटेरियल हटाया तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, तो म्यू आर कितना आ गया बेटा आपके पास बी अपॉन म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा इसको हम ये क्या है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो पता लगा रिलेटिव परमिएबिलिटी को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल मे आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ magnetic permeability of the material to the magnetic permeability of vacuum। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे बेटा टर्म्स। फिर नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास बेटा वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल कितनी स्ट्रेंथ से मैग्नेटाइज हो गया। जैसे यही मटेरियल है, ये मटेरियल इसको हमने किसी सोलेनॉइड के अंदर प्लेस किया सपोज करो, ठीक है। तो इस देखो जब सोलेनॉइड के अंदर रखेंगे तो जिसके जो हमने पढ़ा है इंड्यूस मैग्नेटिज्म, कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट के पास रखते हैं ना बेटा, तो उसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाती है इंड्यूस मैग्नेटिज्म, और उसी प्रॉपर्टी की वजह से हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। तो जैसे मान लो ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसको इसमें रखा हमने सोलेनॉइड में, तो सोलेनॉइड के अंदर हमें पता है जब करंट कैरिंग सोलेनॉइड क्या प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मटेरियल क्या हो जाता है मैग्नेटाइज। जब मैग्नेटाइज हो गया तो इसके अंदर कितनी इंड्यूस मैग्नेटिज्म डेवलप हुई, जब मैग्नेट बन गई तो ये भी बेटा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे। जब मैग्नेट की तरह बिहेव करे इसके अंदर भी क्या डेवलप हो जाएगी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, उसको क्या डिफाइन उसी टर्म को क्या बोलते हैं मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, ठीक है। उसको हम कैपिटल आई से लिखते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि टू व्हाट एक्सटेंट द मटेरियल्स या स्पेसिमेन, जो स्पेसिमेन रखा है, मटेरियल गेट मैग्नेटाइज, कितनी एक्सटेंट में मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है। जब यह मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो उसको कितने डिग्री से मैग्नेटाइज हो गया,
तो इसको जनरली किस तरह से डिफाइन करें, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपने लिख लेना बेटा अपने आप, जो यहीं से देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग। जैसे ये मटेरियल है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप हुई एक यूनिट वॉल्यूम में, उसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लो मैग्नेट m डाइपोल मोमेंट डेवलप हुई और इसका टोटल वॉल्यूम v है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी डाइपोल मोमेंट डेवलप होगी, m अपॉन v, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पता लग गया, क्या होता है किसी भी मटेरियल का रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, अब बेटा m अपॉन v, अब देखो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उसकी यूनिट क्या होता है बेटा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम के क्या होते हैं बेटा, मीटर क्यूब। तो इसके भी क्या बन जाएंगे बेटा, देखो मीटर स्क्वायर से ये एक मीटर के अंदर दो कैंसिल, एक बच जाएगा, एम्पियर पर मीटर। तो जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसकी यूनिट भी वही हुई जैसे h की है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, इसके भी एम्पियर पर मीटर। लेकिन जो h है वो बताता है कि हमने कितनी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है, वो डिपेंड करे नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, तभी तो B इक्वल टू म्यू एन आई। ठीक है, लेकिन ये है जब वो ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इसके अंदर, तो इसके जो मटेरियल प्लेस की है किसी सोलेनॉइड के अंदर, तो उसके अंदर कितनी जो मटेरियल वो भी मैग्नेटाइज हो गया, तो कितना मैग्नेटाइज हुआ है वो डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसी को क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर बेटा हमें पता है जो डाइपोल मोमेंट होती है m × 2l होता है, जैसे ये मान लो ये है, तो इसका बेटा ये लेंथ कितनी है 2l, और एरिया कितना मानते हैं इसका a, मान लो a एरिया है, ये स्मॉल a, तो और हर पोल की स्ट्रेंथ कितनी m है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी, पोल स्ट्रेंथ इनटू 2l, और एरिया वॉल्यूम कितना बन जाएगा बेटा इसका, एरिया इनटू 2l, 2l से 2l कैंसिल, m अपॉन a। तो बेटा जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है उसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। क्लियर, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल may also be defined as the pole strength per unit area of cross section of the material placed in मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर हो गया बेटा। तो ये थे बेटा कुछ टर्म्स, एक और टर्म है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ बेटा। ओके।